नेचर के अंदर जो आप तीन टाइप की चीजें देखते हो, पहली चीज है सॉलिड, दूसरी चीज है लिक्विड और तीसरी चीज है गैस। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो सॉलिड जो मटेरियल होते हैं उनकी एक फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है, साथ ही वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कठोर होते हैं, ऐसे हार्ड होंगे थोड़े से, ठीक है। तो सॉलिड्स की खास बात क्या है कि ये इनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स होगा और ये रिजिड टाइप के होंगे, ठीक है। दूसरी चीज है लिक्विड। लिक्विड की खास बात ये है कि ये रिजिड नहीं होते, लिक्विड इजीली फ्लो हो सकते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। और इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, जिस भी बर्तन में आप इनको डालोगे वही शेप ये ले लेंगे, इसका मतलब इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है। इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होगा, लेकिन जैसे 1 लीटर पानी है, आप उसको किसी भी बर्तन में डालो वो 1 लीटर ही रहेगा, ऐसे नहीं है कि उसका वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाएगा, तो वॉल्यूम इसका फिक्स रहेगा। जो गैस है वो ना तो रिजिड होती है, भाई गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है ना। और ना ही वो रिजिड होती है और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप किसी भी गैस को किसी एक छोटे से बॉक्स के अंदर रखोगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा उस बॉक्स के वॉल्यूम के बराबर ही माना जाएगा। जैसे जो बॉक्स का वॉल्यूम होगा ना, उतना ही वॉल्यूम उस गैस का कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप उसी गैस को आप उससे डबल वॉल्यूम वाले किसी बॉक्स में बंद कर देते हो तो गैस के मॉलिक्यूल उस बड़े बॉक्स के अंदर घूम सकते हैं इजीली, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो उस बड़े बॉक्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब गैस का जो वॉल्यूम है वो वाला वॉल्यूम माना जाता है जहां तक उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। अगर आप एक छोटे से कंटेनर के अंदर अगर गैस को फिल करोगे तो उसका वॉल्यूम उस छोटे से कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर माना जाएगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल उसी के अंदर घूम सकते हैं इधर उधर। लेकिन अगर आप उतनी गैस को किसी बड़े कंटेनर में फिल कर देते हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास घूमने का काफी बड़ा स्पेस हो जाएगा, और बड़ा स्पेस हो जाएगा तो गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। मतलब जहां तक गैस के मॉलिक्यूल मूव कर पाएंगे वही गैस का वॉल्यूम माना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है। आप उसको जिस बर्तन में डालते हो उस बर्तन का जो वॉल्यूम होगा या उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही उस गैस का वॉल्यूम माना जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में एक चीज और आपको याद रखनी है कि जब भी आप इनको गर्म करते हो तो ये तीनों ही चीजें एक्सपेंड होती है, फैलती हैं। और सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किस में होता है? गैस के अंदर होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफी वीक होता है, और इसकी वजह से जैसे आप इनको गर्म करते हो गैस के मॉलिक्यूल्स को तो ये दूर दूर भाग जाते हैं और इससे गैस का वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो थर्मल एक्सपेंशन होगा वो किस में होगा? गैस के अंदर होगा। उससे कम किस में होता है? लिक्विड्स के अंदर होता है, ठीक है। और सबसे कम जो थर्मल एक्सपेंशन आपको दिखेगा वो सॉलिड्स के अंदर दिखेगा। गर्म होने पे चीजें फैलती है ना, तो सबसे कम कौन फैलेगा? सॉलिड। उससे ज्यादा कौन फैलेगा? लिक्विड। और सबसे ज्यादा कौन फैल रहा होगा? गैस सबसे ज्यादा फैल रही होगी, ठीक है। तो ये बातें आपको इन तीनों के बारे में याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं आइडियल या परफेक्ट गैस के बारे में। नॉर्मली जो गैस आप अपने चारों तरफ देखते हो, जो एयर वगैरह आप देखते हो, ये तो क्या है? रियल गैस होती है ना, रियल गैस। लेकिन अगर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो, या परफेक्ट गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कुछ चीजें एज्यूम करके चलेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम आइडियल या परफेक्ट गैस के लिए कुछ चीजें ऑलरेडी हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। देखो, सबसे पहली जो आइडियल गैस या परफेक्ट गैस की प्रॉपर्टी है वो ये है कि जितने भी गैस के, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब एक जैसे होते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर गैस की अगर आप बात कर रहे हो, आइडियल गैस की, तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबकी शेप क्या होगी? सेम होगी। सबका साइज क्या होगा? सेम होगा। सब आइडेंटिकल होंगे, मतलब एक ही जैसे होंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या हुई कि आइडियल गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका शेप और साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, जो आइडियल गैस है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो जीरो होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, वो लगता ही नहीं है। आप ये मान के चलोगे कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ना तो अट्रैक्ट हो रहा होगा ना रिपेल हो रहा होगा, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? जीरो, ठीक है। तो लिख देते हैं, ये जो आइडियल गैस है या परफेक्ट गैस है इसके मॉलिक्यूल्स को हम स्फेरिकल इमेजिन करेंगे कि ये स्फेरिकल शेप के हैं, तो शेप तो होगी इनकी स्फेरिकल। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को हम स्फेरिकल इमेजिन करेंगे। दूसरी चीज आपको ये बताई कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहेगा? जीरो। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ये क्या रहेगा?
जीरो। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो रहेगी। याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी तभी डेवलप होती है दो चीजों के बीच में या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जब उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लग रहा होता है। तो क्योंकि इनके बीच में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो क्या मानी जाएगी? जीरो। इसका मतलब आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इनके पास एनर्जी होगी। ठीक है, तो इनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से, और काइनेटिक एनर्जी कौन सी? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये माना जाएगा कि गैस के मॉलिक्यूल घूम नहीं रहे हैं, अगर घूमेंगे तब तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी इनके अंदर। हम ये मानते हैं कि सिर्फ आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेटरी मोशन कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं, रोटेट नहीं होंगे। तो इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनका सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होगा, तो उसकी वजह से इनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है, गैस के मॉलिक्यूल्स की, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है इनकी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखो कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है, ये भी हम चीज याद रखेंगे। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैं लिख भी देता हूं, चलो, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी ये है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब भी कोलिजन्स वगैरह होंगी, या ये किसी दीवार से जाके टकराएंगे या किसी भी कंटेनर की वॉल से जाके टकराएंगे, तो इनकी जो कोलिजन्स है वो हमेशा इलास्टिक कोलिजन होंगी। कौन सी कोलिजन होंगी? जितनी भी कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन होंगी। और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर आपस में टकरा रहे होंगे या कंटेनर की वॉल से जाके टकरा रहे होंगे, तो ये जो कॉलिजन्स इसकी होंगी, चाहे कितने भी कॉलिजन करे, ऐसा नहीं होगा कि कॉलिजन्स की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी या इनकी इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि सारी की सारी कॉलिजन्स इलास्टिक कॉलिजन है, और इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसका मतलब उनकी एनर्जी फिक्स रहेगी। ठीक है, तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा इसके अंदर। साथ ही ये भी याद रखना है कि ये जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स है ये रैंडमली इस कंटेनर के अंदर मूव करते होते हैं। मतलब कोई इधर जा रहा होता है, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे जा रहा होगा, कोई इधर, सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो अगर आप इनकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करोगे तो वो जीरो आएगी। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? जीरो, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं उतने नीचे आ रहे होंगे, जितने इधर जा रहे हैं उतने उधर जा रहे होंगे, जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर आ रहे होंगे। इसकी वजह से क्या होगा? इन सब की जो वेलोसिटी है उसका एवरेज निकालोगे तो वो जीरो आएगा। एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर 10 मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं और 10 इधर जा रहे हैं तो उनकी जब वेलोसिटी का टोटल करोगे तो वो जीरो आएगा, इसलिए एवरेज भी जीरो निकल के आता है। तो एवरेज वेलोसिटी इनकी क्या होती है? जीरो होती है। एवरेज मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो एवरेज मोमेंटम और एवरेज वेलोसिटी ये दोनों ही क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। आइडियल गैस के लिए याद रखना है। ठीक है, फिर जितने मॉलिक्यूल्स इधर जाके इस वॉल से टकराएंगे उतने ही उसी इंस्टेंट पे इधर जाके टकराएंगे, और इसकी वजह से इधर वाली वॉल के ऊपर और इधर वाली वॉल के ऊपर जो फोर्स लगेगा कोलिजन्स की वजह से, जो फोर्स लगेगा या जो प्रेशर अप्लाई होगा वो बराबर होगा। कोई भी कंटेनर हो गैस का, उसके अंदर गैस फिल करी हुई है, तो उसकी वॉल्स के ऊपर चारों तरफ बराबर प्रेशर लगता है। इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल एट ए टाइम इधर जाके टकरा रहे होंगे उतने इधर जाके टकरा रहे होंगे, जितने ऊपर जाके टकरा रहे हैं उसी इंस्टेंट पे उतने ही मॉलिक्यूल नीचे जाके टकराएंगे, जिसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा या जो फोर्स लगेगा कंटेनर की वॉल्स के ऊपर वो इक्वल लगेगा चारों तरफ। तो आप याद रखो कि गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से, इनके कोलिजन्स की वजह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, इन तीनों डायरेक्शंस में जो प्रेशर होता है
इन कंटेनर की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। और साथ में ये भी मानेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लोग, तो वो बराबर ही होती है। ये नहीं होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स की एक्स एक्सिस के लोग वेलोसिटी ज़्यादा है या वाई एक्सिस के लोग कम है, ऐसा नहीं माना जाता। हर एक डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो बराबर मानी जाती है। आइडियल कंडीशन हम लेके चल रहे हैं सारी चीज, है ना। अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो आइडियल गैस होती है, जो आइडियल गैस है, इसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसलिए इनके ऊपर ग्रेविटेशनल इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा, तो ग्रेविटी अगर इनको खींच भी रही होगी अपनी तरफ, तो ये बहुत कम इफेक्ट डालेगी उसके ऊपर, क्योंकि वो इतना तेज भाग रहा होगा कि ग्रेविटी इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, उस ड्यूरेशन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, स्पीड अप्रोक्सीमेटली होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा ही है ना। इतनी स्पीड से गैस के मॉलिक्यूल्स नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कंटेनर के अंदर घूम रहे होते हैं, इसकी वजह से ग्रेविटी इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नो ग्रेविटी इफेक्ट, इनके ऊपर क्या माना जाएगा, ग्रेविटी इफेक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। ये हम मान के चल रहे हैं कि इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा एक तरह से। अगली प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है, किसी भी रियल गैस को अगर आप लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रखते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे। मतलब वो जो रियल गैस है वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी। कब, जो रियल गैस है अगर आप इसको लो प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर, अगर आप लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह। ऐसा क्यों भाई, लो प्रेशर का मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर काफी कम है, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, इनके बीच में इंटरेक्शन 0 रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट 0 रहेगा, जो कि आइडियल गैस की प्रॉपर्टी होती है। और हाई टेम्परेचर होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में स्पीड काफी ज्यादा होगी, जिससे इनके ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट 0 हो जाएगा, है ना। तो ये जो आइडियल गैस वाली प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी आ जाती है किसी भी रियल गैस के अंदर। कब, जब उसका प्रेशर क्या रखा जाता है, लो, और टेम्परेचर क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको आइडियल गैस या परफेक्ट गैस के लिए याद रखनी है। ये सारी चीजें लेके हम, ये सारी चीजें एज्यूम करके हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो आइडियल गैस है उसकी हम लोग बात करेंगे अभी। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। ज्यादातर बुक्स में म्यू की बजाय एन का सिंबल यूज किया जाता है। एन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, आप म्यू की जगह चाहे एन का सिंबल यूज कर लेना, ठीक है। क्या क्या चीजें इस इक्वेशन में, पी का मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर ऑफ द गैस। आर को हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8 इसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं गैस कांस्टेंट को, और इसकी वैल्यू होती है 8.31 के बराबर। और म्यू का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इस इक्वेशन में। अच्छा, ये जो इक्वेशन है इसको और 2-3 तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसका आप कॉन्सेप्ट याद रखो। नंबर ऑफ मोल्स को अगर आपको कैलकुलेट करना हो किसी भी गैस के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट। देखो, अगर आपको किसी भी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपली एक काम करना है, उस गैस का मास देखना है कितना है, और उसके बाद में उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। किसी भी गैस के अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो उसको आप अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो। अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, इसको हम बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। और अगर 1 मोल क्वांटिटी आप लेते हो किसी भी गैस की तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होंगे, इसको अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट है। अब मैं इस इक्वेशन को 2-3 तरीके से लिख के आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लिखेंगे और आगे यूज करेंगे। पीवी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं लिख देता हूँ n अपॉन
एन ए, एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एन ए का मतलब है अवोगाद्रो नंबर। तो ये जो रेशियो है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया। तो एक तरीका तो ये है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखना हो तो ऐसे लिख दो। फिर ये जो R अपॉन एन ए है, यानी कि गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर, इसको एक नया कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं और इसका नाम होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। K से इसको डिनोट किया जाता है। तो ये जो मैंने K लिखा है ये R अपॉन एन ए की जगह लिखा है। K किसके बराबर है? R अपॉन एन ए के बराबर है। और इसको क्या बोला जाता है? K को बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोला जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 है ना, ये इसकी वैल्यू होती है, याद रखनी है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। बाकी आप इसी इक्वेशन को अगर मास के टर्म्स में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स को m अपॉन एम डब्ल्यू, यानी कि मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा भी लिख सकते हो। तो इक्वेशन को पीवी इक्वल्स टू m अपॉन एम डब्ल्यू इंटू आर टी भी लिखा जा सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से हम इक्वेशन को लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कई बार आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे होंगे किसी क्वेश्चन में आपको गैस का मास दे रखा होगा, तो उससे हमको मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ऐसे अलग अलग टाइप की इक्वेशन हम यूज करेंगे अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है? एकदम आसान है एकदम ये।